बच्चों, कल आप लोग समुच्चयों के प्रकार तक पढ़े थे और समुच्चयों के प्रकार में अब हम लोगों को परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय और यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में पढ़ना है। अब देखें यहाँ पर परिमित समुच्चय के बारे में कल परिभाषाएं आप लोगों को बताई गई थी। हम इसके बारे में देखते हैं कि वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है वह परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब वह समुच्चय जिसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे यदि आप उसे काउंट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वह परिमित समुच्चय कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब ऐसा ना हो गन्ने को तो हम तारों को भी बैठ करके जीवन भर गिनते रहें, फिर भी कुछ अधूरे रह जाएंगे, तो यह आपका फाइनाइट सेट नहीं होगा, परिमित समुच्चय नहीं होगा। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हम काउंटिंग करते रहें तो लाइफ टाइम करते रहेंगे, कई पीढ़ियां लग जाएंगी, फिर भी खत्म नहीं होगा, तो वह परिमित समुच्चय नहीं होगा। परिमित समुच्चय वही होगा जहां तक हम उसको काउंटिंग कर सकें। बच्चों, आप जैसे देखें क्लासरूम में बैठे हुए एवरी स्टूडेंट काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नंबर है, यह फाइनाइट सेट है। कक्षा में बॉयज़ का समुच्चय काउंटेबल नंबर है, क्लास में गर्ल्स का समुच्चय काउंटेबल है, क्लास में कितने डेस्क एंड बेंचेस हैं काउंटेबल है, कितने फैंस हैं यह भी आपके काउंटेबल हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के रूप में देखें तो यहाँ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। बच्चों, यदि हम इस प्रकार से कर दें, आप देखें यदि मैं इस प्रकार से कर दूँ शो ऑन तक, तब यह परिमित समुच्चय नहीं होगा। यह क्योंकि काउंटेबल हो ही नहीं सकता, यह अनकाउंटेबल नंबर है। यदि मैं इसको यहाँ तक ले जा करके यहाँ 10 मैं लिख दूँ तो यहाँ पर इंडिंग पॉइंट कितना इसका है 10 है। जब इंडिंग पॉइंट 10 है तो इसे काउंटिंग किया जा सकता है, यह काउंटेबल नंबर है, इसलिए यह फाइनाइट सेट है। बच्चों, इसके बाद यदि हम 100 तक भी लिख देते वहाँ तो 100 तक भी क्या है, इजीली काउंटेबल है। 1000 तक राइट कर देते तो कुछ क्षण के लिए व्यतीत करके उसे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब उससे बड़ी संख्याएं हो जाएंगी तब वह काउंटिंग नहीं किया जा सकता, तब वो अपरिमित हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा। बस समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद हम लोग अब सेकंड पे आते हैं, ये है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में होता है कि वह समुच्चय जिसके एलिमेंट्स को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गिनती ही ना कर सकें, वह क्या होगा, अनकाउंटेबल नंबर होगा। और जब अनकाउंटेबल होगा तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में स्टार्स का सेट, तारों का समुच्चय है, क्या तारों को गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे। कुछ क्षण के लिए हेयर का देखें आप सेट, एक एक हेयर का सेट देखें तो क्या करेंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नेचुरल नंबर का सेट पूरे प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने राइट किया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यह अनकाउंटेबल हो जाएगा, और जब अनकाउंटेबल हो जाएगा तो यह अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पूरे प्राकृतिक संख्याओं में इवन नंबर का सेट लें, हम इवन नंबर का लें, यदि यहाँ पर मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इवन नंबर 2 4 6 8 सो ऑन, क्या इसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा, यह भी अनकाउंटेबल है। और जब अनकाउंटेबल है तो यह भी अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। या इवन नंबर को न देख करके हम ऑड नंबर को ले लें, ऑड नंबर को ही ले लें 1 3 5 7 9 और इस प्रकार से जाएं तो यह भी क्या होगा, यह भी हमारा अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि यह काउंटेबल नहीं है। इसके बाद यदि आप प्राइम नंबर को भी लें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि आप केवल प्राइम नंबर को ले लें, अभाज्य संख्याओं को ले लें, तो अभाज्य संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल होंगी, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएंगी, और जो नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे उसकी गणना करना आसान नहीं होता। बस समझ में आ रही बच्चों। इसके बाद हम आते हैं एकल समुच्चय पर। देखें एकल समुच्चय,
वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट कहलाएगा, एकल सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो किसी भी नेशन में, अपने इंडिया में भी देखें, किसी भी नेशन में देखें, एक प्रधानमंत्री का प्राविधान है। तो जैसे कहा जाए भारत में प्रधानमंत्री का समुच्चय एक है, भारत में राष्ट्रपति का समुच्चय एक है, अपने प्रांत में वर्तमान मुख्यमंत्री जी का समुच्चय वह भी क्या होगा? एक ही होगा। और बच्चों देखें, मैथमेटिकल रूप से देखना चाहें इसे तो पूरी प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या है सम अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, सम अभाज्य संख्या। पूरे नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक एक ही एक संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी संख्या है। वो कौन सी संख्या है? केवल 2 है। आप देखें यहाँ पर, यह जो है 2 को यहाँ राइट कर दिया जाए, यह सम अभाज्य संख्या है और यह सिंगलेटन सेट है, एकल समुच्चय है। इसके बाद और भी देखें आप, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम 3 राइट कर दें और यहाँ 5 राइट कर दें के मध्य सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय। आप यहाँ देखें 3 और 5 के मध्य कितना हो जाएगा? सम संख्या का समुच्चय। कितनी सम संख्या है इसके बीच में? एक संख्या है, केवल 4 है। 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5 आएगा, तो सम संख्या कितना इसमें है? 1 है। यह भी कौन सा समुच्चय कहलाएगा? सिंगलेटन सेट कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। और भी आप देखें, इसको राइट कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 राइट कर दें और यहाँ पर 4 राइट कर दें कि मध्य विषम संख्या का समुच्चय लें, कि मध्य विषम संख्या का यदि आप समुच्चय लें इसके बिटवीन, तो क्या होगा? 2 और 4 के मध्य विषम संख्या को चूज करें तो केवल एक 3 विषम संख्या आएगा, एक ही संख्या आएगी, और जब एक ही आएगी तो यह भी क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट कहलाएगा। बच्चों इसके बाद हम आते हैं रिक्त समुच्चय पर। रिक्त समुच्चय जिससे कि रिक्त नाम ही है, नल सेट और एम्प्टी सेट के नाम से इसे जानते हैं। नल सेट की परिभाषा हो जाती है कि वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपलब्ध नहीं होते हैं नल सेट कहलाते हैं। अवयव हो ही ना, उसे क्या कहा जाएगा? नल सेट कहा जाएगा। और नल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, केवल 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, यह ध्यान रखिएगा, केवल 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि इसे हम कर्ली ब्रैकेट में इसे राइट करें इस प्रकार से, तब यह क्या होगा? सिंगलेटन सेट नहीं, तब यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यह भी 5 भी यहाँ एक एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय को नहीं दर्शाता है। विदाउट कर्ली ब्रैकेट जब हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं तब जाकर के वह हो जाता है एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को ऐसे भी दर्शाया जा सकता है केवल कर्ली ब्रैकेट से, ओनली कर्ली ब्रैकेट से इसको दर्शाया जा सकता है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तब यह भी क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट, एम्प्टी सेट कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव उपलब्ध ना हो वह क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। जैसे हम कह दें कि जैसे कह दिया किसी भी न्यूक्लियस के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनों का समुच्चय, तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यदि हम कह रहे हैं किसी भी तत्व के नाभिक में, नाभिक के बाहर की कक्षाओं में प्रोटॉनों का समुच्चय, तो नाभिक के बाहर तो प्रोटॉन होते ही नहीं, वह भी क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। यह भी कहा जाए छुट्टियों के दिन क्लासरूम में स्टूडेंट का समुच्चय होगा? नहीं होगा। ऐसे भी कहा जा सकता है कि रात में सूर्य का समुच्चय, हो ही नहीं सकता, सूर्य रात में उदित ही नहीं होगा, और जब उदित नहीं होगा तो वह भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। बच्चों आप लोग यहाँ तक इजली समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं समान समुच्चय पर। बच्चों इक्वल सेट किसे कहा जाता है? इक्वल सेट में इसको जानने के लिए आप लोग थोड़ा सा सीखिए, प्रैक्टिस करिए।
जैसे कोई हम सेट लेते हैं, इक्वल सेट के लिए एक सेट ए लेते हैं, यहाँ मिलते हैं ए बी सी, यहाँ लेते हैं सेट बी द एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड। फिर आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड हियर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, समान सेट होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या भी समान हो और वही अवयव हो जो ए में हो वही बी में भी हो। लेकिन क्या यहाँ दिख रहा है? यहाँ आप देख सकते हैं कि अवयवों में जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं। यह 3 एलिमेंट्स होने से यह समान समुच्चय नहीं हो जाते, यह ध्यान रखे रहिएगा। इसलिए मैंने 2 अलग अलग लिखा है, दोनों में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से भर दिया है, लेकिन समान संख्याओं में रखा है। सेट ए में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए है, बी है, सी है, 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी सेट बी में भी आप देख रहे हैं कि एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स ही हैं। तो क्या 3 एलिमेंट्स हो जाने से यह समान समुच्चय हो जाएगा? नहीं होगा। समान समुच्चय होने के लिए यह आवश्यक है कि जो एलिमेंट्स ए में हो वही एलिमेंट्स बी में हो, उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो। ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार का समुच्चय जब हम लिख देंगे तो यह इक्विवेलेंट सेट होगा, समतुल्य समुच्चय होगा, न कि यह समान समुच्चय होगा। तो देखें, इसको समान समुच्चय होने के लिए यहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है बी ए सी, इस प्रकार से हम कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी बिलोंग्स टू बी। ये चीज होना चाहिए। समान समुच्चय होने के लिए जो एलिमेंट्स सेट ए में हो वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, भले ही ऑर्डर चेंज हो। ऑर्डर का मतलब इसका क्रम चेंज हो जाए। यहाँ ए बी सी शुरू हुआ है, यहाँ बी ए सी शुरू हुआ है, भले किसी भी क्रम में हो, क्रम पे ध्यान नहीं दिया जाता है। समान समुच्चय होने के लिए कि जो सेट ए में एलिमेंट्स मौजूद हों वही सेट जो है एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद होने चाहिए, तब इक्वल सेट होगा। ये बात समझ में आई? लेकिन समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि केवल समान संख्या में एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम टू सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखा आपने कि अवयवों की संख्या भी समान है और वही अवयव हैं जो ए में है और वही अवयव बी में है, तब समान समुच्चय होगा। ये बात समझ आ रही है? समान समुच्चय को समझ आ गया परिभाषा कि वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या भी समान हो और वही एलिमेंट्स हों जो दोनों में हों, या सेट ए में जो एलिमेंट्स हों वही एलिमेंट सेट बी में भी हों, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो, तब वह इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में, समतुल्य समुच्चय में ऐसा नहीं होता। हाँ, एनी क्वेश्चन? अगर अवयव की संख्या समान नहीं होगी तो नहीं, यदि एलिमेंट्स एक समान नहीं होंगे तब वह इक्वल सेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे आप देखें, यदि मैं यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक एलिमेंट्स मैं डी भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, तो यहाँ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए और यहाँ एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 हो गए। इक्वल सेट नहीं है। यहाँ लिखा जा सकता है इस तरह से A इज नॉट इक्वल टू B, ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट होने के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर भी एक एलिमेंट्स D होना चाहिए और तब यह हो जाएगा इक्वल सेट। अब देखें यहाँ A इक्वल टू B इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कारण क्या है कि जो एलिमेंट्स सेट A में होने चाहिए, जितनी संख्या होनी चाहिए उतने ही एलिमेंट्स सेट B में भी होने चाहिए और संख्या भी उनकी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और जब सेम होंगे तब इस प्रकार के वो होंगे। अब आते हैं हम लोग समतुल्य समुच्चय पर, देखते हैं इक्विवेलेंट सेट पर आते हैं। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए आप देखें, जैसे यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर्स को ही काउंटिंग में ऐड करता हूँ। यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ 4 है। यहाँ पर हम B इक्वल टू मान लेते हैं,
x है, y है, z है और यहाँ के एलिमेंट p मान लेते हैं। दोनों में देखें तत्वों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या कितना है? सेट A में भी 4 है और सेट B में भी 4 है। अब यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि जो एलिमेंट सेट n में हो वही एलिमेंट सेट B में हो, यह जरूरी नहीं है। इक्विवेलेंट के लिए जरूरी नहीं है, केवल नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। A इक्विवेलेंट B, इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। A इक्विवेलेंट B, चाहे हिंदी में पढ़ेंगे A समतुल्य B, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। देखा आपने? और भी फॉर एग्जाम्पल के तौर में यहाँ लिख रहा हूँ, यदि सेट हो जाए यहाँ पर x y z ले लीजिए, यहाँ B को ले लें, P Q R आप ले लेते हो, तो क्या है यहाँ पर हम देखें कि जो A में एलिमेंट्स हैं आपका x y z है, कितनी संख्या उसमें? 3 संख्या है। आप सेट B में देखें कि P Q R, यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। सेम टू सेम नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, तो यह क्या हो जाएंगे? A इक्विवेलेंट B, यानी A B के समतुल्य है, नंबर्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन बच्चों क्या यह समान समुच्चय है? यह समान समुच्चय नहीं है। समान समुच्चय होने के लिए यह अति आवश्यक है कि जो इसमें एलिमेंट्स हो वही एलिमेंट्स इसमें हो, भले ही ऑर्डर उनका चेंज हो। ये बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि समान समुच्चय के लिए दो प्रतिबंध है। अभी आप लोगों ने सुना कि संख्या भी सेम होनी चाहिए और वही एलिमेंट भी होने चाहिए। लेकिन समतुल्य के लिए केवल संख्या होना चाहिए, वह अवयव होना आवश्यक नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद हम आते हैं सर्वात्रिक समुच्चय पर। सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है बच्चों? आइए, एक ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चयों का समुच्चय हो। जैसे यहाँ पर देखें सेट A है, सेट B है, सेट C है, सेट D है, सेट E है और सेट F है। तो जितने जो एलिमेंट्स इसमें हो, जो भी एलिमेंट्स इसमें हो, जो भी एलिमेंट्स इसमें हो, सभी में एलिमेंट्स कुछ न कुछ तो होंगे ही। और सभी के समुच्चयों का एक ऐसा समुच्चय हो कि उसमें सभी के एलिमेंट्स मौजूद हों और कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी हों, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए U से, इसके भी एलिमेंट्स इसमें हों, इसके भी एलिमेंट्स इसमें हों, इसके भी एलिमेंट्स इसके हों और सभी के एलिमेंट्स U में मौजूद हों, तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहा जाएगा? सर्वात्रिक समुच्चय कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। जैसे आप देखें, यहीं पर देखें, इसी को राइट कर रहा हूँ। इसी में मान लीजिए A के एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, ठीक है। B के एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। यहाँ हो जाए C के एलिमेंट्स 3 और 4 हैं। यहाँ हो जाए 4 और 5 हैं। E के एलिमेंट्स 5 और 6 हैं और F के एलिमेंट्स 6 और 7 है। मैंने जानबूझकर ऐसा लिखा है बच्चों कि थोड़ा सा लंबा ना हो, अब तभी भी हमको 7 तक राइट करना पड़ेगा। तो इन सभी एलिमेंट्सों को एक ही में हम लिख दें। जब एक ही में लिख देते हैं तो यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट को U से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं 10 तक इसको राइट कर देता हूँ। अभी बताया गया इन सभी के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों और कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हों, तो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं यहाँ पर कि यूनियन, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनियन निकालने के लिए यूनियन का अर्थ होता है संघ। संघ समुच्चय के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से उसे निकाला जाता है, तो हम लोग यहाँ से अब अध्ययन करते हैं यूनियन सेट के बारे में। ये है
ए यूनियन बी, इसे कैसे पढ़ेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, ए यूनियन बी। इसे कैसे निकालेंगे यह जानना जरूरी है। यानी कि इन दो समुच्चयों के सभी एलिमेंटों का जो संघ होता है, सम्मिलन होता है, वह यूनियन सेट कहलाता है। देखें किस प्रकार से बच्चों, सपोज कर लीजिए कि यह एक एलिमेंट सेट है, यहाँ पर एक्स वाई जेड को लिया गया, यहाँ पर बी कोई सेट है, यहाँ पर हम लेते हैं वाई जेड ए बी सी लेते हैं। इसका हमें यूनियन याद करना होगा। यूनियन यदि हमें याद करना होगा, ए यूनियन बी, इट इज द सिंबल ऑफ यूनियन, संघ मतलब सभी को एक साथ सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ आ जाएगा, देखें इसमें कितना है, एक्स है, वाई है, जेड है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वाई जेड इसमें भी है और वाई जेड इसमें भी है, कॉमन है। कॉमन है तो उसे वन टाइम ही लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि वाई जेड टू टाइम्स राइट कर देंगे, ऐसा नहीं करना होगा, केवल उसे वन टाइम ही लिखना होगा जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, बच रहा है यहाँ पर ए बी सी, ये आपका हो जाएगा यूनियन, ए यूनियन ऑफ द बी। देखा, ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, ये संघ हो जाएगा। और भी देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट ए है, सॉरी कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 को लिया गया। यहाँ कोई एलिमेंट सॉरी सेट बी है जिसके एलिमेंट यहाँ से 4 5 7 8 एंड 9 को लिया गया। इसका हमें यूनियन लेना होगा बच्चों, तो किस प्रकार से राइट करेंगे? आप लोग बोलें कुछ, कौन कौन से एलिमेंट इसमें से चूज किए जाएंगे, टेक किए जाएंगे, उसे लिया जाएगा। देखें 1 लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9 ये लिए जाएंगे, क्योंकि 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है एंड 7 भी कॉमन है, तो उसे 1 टाइम ही राइट करेंगे, 2 टाइम नहीं राइट करेंगे। ये बात समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन का अर्थ होता है प्रतिच्छेद करना। प्रतिच्छेद करने का अर्थ मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, केवल उसी को लिया जाता है, कॉमन एलिमेंट को, और किसी को नहीं लिया जाता। यदि दोनों में कोई एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो 5 लिया जाता है, क्योंकि वह एम्प्टी सेट हो जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर उसे प्रतिच्छेद को इस प्रकार से दर्शाते हैं। देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसे क्या पढ़ा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसका पढ़ने का क्रम है ए इंटरसेक्शन बी, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाना। क्या होता है इसका? कॉमन एलिमेंट्स को चूज करना। इसको हल करने का यही होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, केवल कॉमन एलिमेंट्स को ही लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। देखिए एग्जांपल के रूप में इसे एक सेट है आपके पास, ए यहाँ है 1 2 एंड 3 है, एक सेट यहाँ है बी, यहाँ पर 3 है 4 है एंड 5 है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिलेगा? जो दोनों में कॉमन होगा वही केवल टेक किया जाएगा। 3 है, देख रहे हैं आप कि कॉमन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। बच्चों ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। जो कॉमन होगा केवल उसी को लिया जाएगा। यदि नहीं मैच करता है तो क्या लेंगे? देखिए जैसे यहाँ पर एक सेट है, यहाँ पर ए 1 है 2 है 3 लिया जाए, एक सेट है यहाँ पर बी है और यहाँ पर 4 है 5 है 6 है, तब आप ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या पाएंगे? 5। ओनली यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं राइट किया जाएगा। यदि आप कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देंगे तब वह एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे?
केवल फाई लिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, फाई इज द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। याद रखिएगा, फाई इज द एलिमेंट ऑफ एवरी सेट, यानी सभी समुच्चयों में फाई होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट है, हर जगह वह मौजूद होता है। ये बात समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे वो आएगा क्वेश्चन तो एम्प्टी, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन तक कर लेंगे तो ठीक है। अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।